Hello students, once again welcome back to the YouTube channel. In this video we are going to discuss the important questions of the topic computer networks of class 12 computer science for term 2 exams. So students, according to the CBSE sample paper released of class 12, we are having computer networks of 10 marks, जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स 4 मार्क्स का, दैट इज़ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और बाकी आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स ईच के। उसमें से एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑफ 1 मार्क्स ईच। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर हमारा टोटल है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो भी आपके 2 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? देखिए, नेटवर्क क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ सो मेनी डिवाइसेस। कुछ भी चीज़ अगर आपस में कनेक्टेड है तो वो फॉर्म करती है नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड द रिसोर्सेज। जब हम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, दैट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, next we are having is advantages and disadvantages of the network. Question number 2 says what are the advantages and disadvantages of the network. So if we talk about the advantages of the network, we have it helps in sharing the files and the software. इसकी हेल्प से हम फाइल्स और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर। मान लीजिए मेरे पास 10 to 20 कंप्यूटर्स हैं और मुझे अगर हर एक कंप्यूटर से एक एक प्रिंट आउट चाहिए तो नेटवर्किंग ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी कंप्यूटर्स पे एक एक प्रिंटर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास नेटवर्किंग है तो आई नीड टू पुट द प्रिंटर एट ओनली वन प्लेस, और फिर मैं उनको कनेक्ट करने के साथ साथ उस प्रिंटर पे कमांड देके आई कैन गेट द प्रिंट आउट। तो हार्डवेयर भी आप शेयर कर सकते हैं, इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग की कोई भी ऐप या वेबसाइट के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्किंग। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब स्टूडेंट देखिए, जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहती हैं। सबसे पहली होती है कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि केबलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद जो हमारे सिस्टम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारी वायर्स उनके साथ अटैच हो जाती हैं। थर्ड थिंग, सिक्योरिटी के इशू हो जाते हैं। मान लीजिए मेरा डेटा अगर सेंट्रल सर्वर में प्लेस्ड है और मेरा सेंट्रल सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सारे अफेक्टेड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स लैक ऑफ सिक्योरिटी। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क किस किस चीज़ से मिलकर बना है। फर्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ होस्ट और नोड, देन वी हैव सर्वर। होस्ट और नोड हम किन्हें कहते हैं? एक नेटवर्क के अंदर जो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं दे आर कॉल्ड एज नोड्स। और सर्वर क्या होता है? ऐसा मेन कंप्यूटर जिसके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है? मेन आपका कंप्यूटर होता है और बाकी सारे उसके साथ अटैच रहते हैं, तो वो होता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। लेकिन जो आपका एक दूसरा होता है पीयर टू पीयर, उसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में इक्वल स्टेटस की फॉर्म में अटैच रहते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जहाँ पे सारा डेटाबेस होता है, और क्लाइंट जो होते हैं वो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं जो उससे डेटा रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क हार्डवेयर। आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस भी चाहिए, उसके लिए हम स्विच यूज़ कर लेते हैं, राउटर यूज़ कर लेते हैं। कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, जैसे कि वायरलेस कनेक्टिविटी है या वायर्ड कनेक्टिविटी है। वायर्ड है तो केबल्स का यूज़ करते हैं, और अगर हमारी वायरलेस है तो उसमें हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन सब का यूज़ करेंगे। अगेन हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए, लाइक कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिससे कि हम नेटवर्किंग के ऊपर काम कर सकें। और नेटवर्क की कुछ सर्विसेज चाहिए जैसे कि फाइल शेयरिंग और अदर सर्विसेज। ये सारे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क मिलकर बना होता है,
अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल स्पीड। ज्योग्राफिकल स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं वो हमें बताने हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के नेटवर्क्स हैं इस केस में, पैन, लैन, मैन एंड वैन। पैन इज पर्सनलाइज्ड और पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत छोटी रेंज होती है इसकी, जैसे कि अराउंड 10 मीटर्स। एंड जैसे कि आप एक रूम में बैठे हैं और आप एक फ़ोन को पीसी को फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं या फ़ोन को पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू, तो उस केस में दैट नेटवर्क विल बी कॉल्ड एज द पैन, दैट इज़ द पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। और वहीं अगर मैं लैन की बात करूं तो लैन की जो रेंज होती है वो पैन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। द फुल फॉर्म इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि पैन होता है वो एक रूम के अंदर रेंज होती है उसकी 10 मीटर्स अराउंड। लैन की जो रेंज होती है इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल एरिया लाइक अ स्मॉल बिल्डिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। और इनका जो स्प्रेड होता है वो अप टू 1 किलोमीटर होता है, या हम कह सकते हैं 1000 मीटर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज जनरली लैन के अंदर जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं लैन के थ्रू, तो कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं केबल्स का। ठीक है, तो लैन क्या हुआ, पैन से थोड़ा बड़ा है, एक स्मॉल बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। 1 किलोमीटर तक के एरिया को स्पैन कर सकता है और उसमें जनरली कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं केबल्स का। नेक्स्ट आते हैं मैन के ऊपर। तो 1 बाय 1 जो हम पढ़ रहे हैं उनका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ऑफ कोर्स ये लैन से बड़ा होगा। और कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मैन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केबल टीवी का नेटवर्क। एक सिटी के अंदर केबल टीवी के बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं। एक केबल टीवी का नेटवर्क जो बहुत सारे हाउसेज में जा रहा है, तो वो जो एक आप कह सकते हो नेटवर्क बना हुआ है वो मैन की नेटवर्किंग है। इसी तरह से एक बैंक की एक सिटी के अंदर जो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, मैन का एग्जाम्पल है। इसकी रेंज स्टूडेंट्स आपकी होती है टिल 50 किलोमीटर्स। देन आती है वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, बहुत बड़ी इसकी रेंज होती है। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लैंड्स जब आपस में मिल जाते हैं तब भी वो वैन बना देते हैं। दे फैसिलिटेट फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन है वो फास्ट और एफिशिएंट तरीके से पहुंच जाती है, जिसमें कॉस्ट आपकी कम लगती है और स्पीड बहुत अच्छी आती है, दैट इज़ अ वेरी हाई स्पीड। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन, सो दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड अपॉन द रोल प्लेड बाय देम इन द नेटवर्क और बेस्ड ऑन देयर आर्किटेक्चर। अभी हमने स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन में जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े हैं वो पढ़े हैं बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिक स्प्रेड। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है बेस्ड अपॉन द रोल प्लेड बाय देम, नेटवर्क में उनका क्या रोल होता है उनके बेसिस पे, या फिर हम कह सकते हैं उनके आर्किटेक्चर के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास 2 तरह के नेटवर्क होते हैं, वन इज पीयर टू पीयर एंड वन इज क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर कंप्यूटर का इक्वल स्टेटस होता है। एवरी कंप्यूटर कैन प्ले द रोल ऑफ अ क्लाइंट एज वेल एज द सर्वर, डिपेंडिंग उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसे रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है तो वो बन जाएगा सर्वर, और अगर उसे कोई काम करवाना है, उसे रिक्वेस्ट किसी को देनी है, तब वो बन जाएगा क्लाइंट। ठीक है, तो जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो सर्वर और क्लाइंट का काम करता है, लेकिन कोई भी सर्वर बन सकता है, कोई भी क्लाइंट बन सकता है। अब इसका जो अपोजिट होता है दैट इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर सर्वर के काम के लिए रिजर्व्ड रहता है और उसका मेन जो वर्क होता है, and its main work is to help the workstation access the data and the hardware resources. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया जाता है और उसका मेन काम होता है जो भी कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं वो उन्हें डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए। एंड बाकी जितने भी नोड सर्वर से कनेक्टेड हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइंट्स, जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करती हैं या रिक्वेस्ट देती हैं। सो दैट इज़ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ये 2 जो नेटवर्क हैं ये बेस्ड हैं कि उनका क्या रोल होता है नेटवर्क में, या किस तरह से उनका आर्किटेक्चर होता है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट इज ARPANET। ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। स्टूडेंट्स ये सबसे पहला जो इंटरनेट स्टार्ट किया गया था उसका नाम था हमारा ARPANET,
और ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम ARPANET था। दिस प्रोजेक्ट वाज मेड इन द ईयर 1969 ताकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और यूएस डिफेंस जो है वहाँ पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सके। इसकी हेल्प से जितने भी रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे या डिफेंस पीपल थे, वो आपस में डेटा और मैसेजेस को एक्सचेंज कर पा रहे थे। So this was the first effort to start the internet by the US Defense Academy in the year 1969 and its full form is Advanced Research Project Agency Network. Understood? Now we have question number 7. It says explain the terms internet and interspace. So students, if you talk about the term internet, it stands for interconnected network. And what is internet? It is a worldwide interconnection of the computers. पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? इंटरनेट। और इंटरनेट कहाँ से आया? जो सबसे पहला नेटवर्क बना यूएस डिफेंस एकेडमी ने बनाया, दैट वाज ARPANET, वहाँ से इंटरनेट की शुरुआत हुई। ठीक है। नाउ इंटरनेट इज मेड अप ऑफ मैनी नेटवर्क्स, जिसको बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ने मिल के बनाया। इंटरनेट किसी पर्सन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नहीं है, किसी ने ओन नहीं किया हुआ। बहुत सारी कंपनीज ने अलग अलग नेटवर्क परचेज किए हुए हैं, उन सबको मिला के हमारा क्या बना? इंटरनेट बना। ठीक है। नेक्स्ट टर्म होती है इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या है? एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन द डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसमें क्लाइंट और सर्वर हैं, जिसकी हेल्प से बहुत सारे यूज़र्स ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसी टाइम पे ऑडियो भी आप सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और टेक्स्ट चैटिंग भी कर सकते हैं 3D एनवायरनमेंट्स के अंदर। तो किसी भी इस तरह के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज इंटर स्पेस। ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा ओवर अक्रॉस द नेटवर्क्स? कौन कौन सी हमारे पास स्विचिंग टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, एज वी नो हमारे पास 3 स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या कहती है? इस टेक्निक में सबसे पहले 2 कंप्यूटर्स के बीच में फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है, यानी कि उनके बीच में केबलिंग की जाती है और फिर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसके अंदर एक चीज़ अच्छी होती है कि जो मैसेज की डिलीवरी है वो गारंटीड रहती है और जनरली ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज़ सर्किट स्विचिंग। ठीक है। अब बात करते हैं मैसेज स्विचिंग की। मैसेज स्विचिंग टेक्निक के अंदर सबसे पहले सोर्स कंप्यूटर जो मैसेज या डेटा है उसको देता है स्विचिंग ऑफिस को। स्विचिंग ऑफिस क्या करता है? डेटा को अपने बफर में स्टोर करके रखता है, फिर वो आगे चेक करता है कि कोई फ्री लिंक अवेलेबल है या नहीं है ताकि वो किसी दूसरे स्विचिंग ऑफिस को दे सके, और देन इट सेंड्स द डेटा टू दिस ऑफिस एंड देन टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो इस तरह से जो हमारा मैसेज और डेटा है वो स्विचिंग ऑफिस के पास जाता है, जो बफर के अंदर उसे स्टोर करते हैं, और 1 बाय 1 वो इस तरह से स्विचिंग ऑफिस में जाता रहता है। जाने के साथ साथ वो क्या होता है, ऐसे करते करते जो हमारा डेटा है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंच जाता है। So that is message switching, and the last switching technique is the packet switching technique, जो कि आज के टाइम पे इंटरनेट में यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और पैकेट्स का एक फिक्स्ड साइज होता है और उसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्क पे सेंड किया जाता है। हर पैकेट पे एक हेडर अटैच्ड होता है जिसके अंदर उसके सेंडर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का क्या रहता है? एड्रेस रहता है। साथ में जो आईपी प्रोटोकॉल, आईपी है दैट इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो ये ध्यान रखती है कि उस पर्टिकुलर पैकेट को डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं, किस किस पाथ से उसे लेके जाया जा सकता है। अगर कोई भी एक पाथ ऐसा है जिससे उस पर्टिकुलर पैकेट को नहीं लेके जाया जा सकता, तो आईपी क्या करती है, उसके लिए एक नया पाथ ढूंढती है, दैट इज़ ऑल्टरनेट पाथ। ठीक है। अब जैसे जैसे मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है डेस्टिनेशन कंप्यूटर में पैकेट्स आ रहे हैं 1 बाय 1, लेकिन वो सेम ऑर्डर में नहीं आते जैसे वो सोर्स कंप्यूटर से आते हैं। तो वहाँ पे टीसीपी दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम होता है पैकेट्स को रीअसेंबल करना ताकि वो प्रॉपर एक सिक्वेंशियल फॉर्म में मैसेज को फ्रेम कर सके।
और अगर मान लीजिए राउटिंग करते हुए कोई भी पैकेट लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर से एक मैसेज भेजा जाता है कि उस पैकेट को रीट्रांसमिट करें, ठीक है, ताकि डेटा जो है वो प्रॉपर्ली असेंबल हो पाए। तो इस तरह से पैकेट स्विचिंग टेक्निक से इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करता है। इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है हाउ द इंटरनेट फंक्शन, तो उसमें भी आपको सारे यही पॉइंट्स लिखने हैं कि सबसे पहले जो डेटा है वो स्मॉल साइज पैकेट्स में, फिक्स साइज पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे डिफरेंट रूट्स के थ्रू भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ द टीसीपी। एंड आईपी का काम होता है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट रूट्स प्रोवाइड करना, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे टीसीपी उन पैकेट्स को दोबारा से रीअसेंबल करता है ताकि वो एक प्रॉपर मैसेज को बना सके। इन केस कोई मैसेज या पैकेट लॉस या डैमेज हो जाता है तो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है टू रीट्रांसमिटेड, ठीक है। और स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्किट स्विचिंग एंड द पैकेट स्विचिंग। तो सबसे पहले हमने सर्किट स्विचिंग में क्या पढ़ा था कि दोनों के बीच में, दैट इज सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के बीच में एक फिजिकल पाथ एस्टेब्लिश होना ज़रूरी होता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऐसा कोई फिजिकल पाथ रिक्वायर्ड नहीं है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सर्किट स्विचिंग में उस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू ही जितने पैकेट्स होते हैं वो जाते हैं, लेकिन जो हमारा पैकेट स्विचिंग है उसके अंदर जो पैकेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं। सर्किट स्विचिंग टेक्निक सारी बैंडविड्थ को एडवांस में ही रिजर्व करके रख लेती है, लेकिन पैकेट स्विचिंग ऐसा नहीं करती है। अब बैंडविड्थ क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे बैंडविड्थ के बारे में, व्हाट इज बैंडविड्थ, ठीक है। Now we are going to learn about the next question. Question number 9. Explain the following terms related to internet. सबसे पहली टर्म है डेटा चैनल। तो डेटा चैनल स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन या डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट किया जा सके या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसमिट किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्किंग है, लैन की नेटवर्किंग है, तो उसमें डेटा चैनल क्या होगा, वायर्स हो गई, केबल्स हो गई, ठीक है। और अगर हम फ़ोन से कंप्यूटर में कुछ ट्रांसमिट करा रहे हैं, वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा चैनल हुआ वाईफाई, ठीक है। अब बात करते हैं बैंडविड्थ की। अभी ऊपर आया था बैंडविड्थ। बैंडविड्थ होती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज ऑफ अ ट्रांसमिशन चैनल। बैंडविड्थ जनरली हम इसे मेज़र करते हैं बिट्स पर सेकंड में या फिर बाइट्स पर सेकंड में, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना डेटा ट्रांसमिट हुआ वो उसकी बैंडविड्थ होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र होगा। जो हाई बैंडविड्थ चैनल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रॉडबैंड। हम ये कहते हैं ना कि हमारे घर पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, तो ब्रॉडबैंड जो आपको हाई फ्रिक्वेंसी दे रहा है, हाई बैंडविड्थ दे रहा है लार्ज रेंज पे, जिससे कि आपके डेटा की जो ट्रांसमिशन है वो हाई स्पीड से हो सके। थर्ड हमारे पास आता है डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट यानी कि हमने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितने डेटा को ट्रांसफ़र किया, उसके लिए कुछ यूनिट्स होती हैं। तो ये यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, बीपीएस अगर स्मॉल में है तो बिट्स पर सेकंड, कैपिटल में है तो बाइट्स पर सेकंड, किलो बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड, गीगा बिट्स पर सेकंड एंड टेरा बिट्स पर सेकंड। इसी के आगे हम कैपिटल बी लगा दें सब में तो वो बाइट्स पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। Question number 10 says which are the different types of guided media and what are the advantages and disadvantages of the twisted pair cable। बात कर रहे हैं गाइडेड मीडिया की। तो स्टूडेंट्स दो तरह के कनेक्शंस होते हैं हमारे पास, वन इज गाइडेड मीडिया यानी कि वायर्ड कनेक्शन, अनदर इज अनगाइडेड मीडिया दैट इज वायरलेस कनेक्शन। तो वायर्ड कनेक्शन के अंदर क्या होगा, ऑफ कोर्स केबल्स होंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ट्विस्टेड पेयर होती है, कोएक्सियल केबल होती है और ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम फाइबर ऑप्टिक्स भी कह देते हैं। अब हमसे पूछी गई हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जनरली जो वायरिंग यूज होती है टेलीफोन नेटवर्क्स में वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, जहाँ पे वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। इसकी एडवांटेज ये होती है कि इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल और ईजी होता है, इसका वेट भी काफ़ी लो होता है और कॉस्ट भी ठीक होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये सिग्नल्स को ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस तक कैरी नहीं कर सकती, उसको बीच में फिर रिपीटर की रिक्वायरमेंट होती है। रिपीटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज ये है ट्विस्टेड पेयर केबल की कि बिना रिपीटर्स के ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल्स को कैरी नहीं कर पाती।
और इसकी जो बैंडविड्थ होती है ये लो होती है, तो इसलिए ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट सपोर्ट्स द डेटा रेट्स ऑफ ओनली 1 Mbps टू 10 Mbps। अगर आपके डेटा की स्पीड इतनी है 1 Mbps टू 10 Mbps, तो इतना ये सपोर्ट कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको स्पीड चाहिए तो उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करना बेटर नहीं रहता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस and disadvantages of the twisted pair cable. Now we come to question number 11, which are the different types of unguided media. अभी हमने किसकी बात करी? Guided media, that is wired connections. अब बात करें unguided media की, that is wireless connection without the cables. इसके अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहला है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के अंदर होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम एरिया में होने चाहिए, इन द लाइन ऑफ साइट, सेम लीनियर सीक्वेंस में होने चाहिए। इंफ्रारेड को हम यूज़ करते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि टीवी के रिमोट्स होते हैं या एसी के रिमोट्स होते हैं, तो वो बिल्कुल सामने होता है, तो उसके सेंसर से इंफ्रारेड वेव्स की हेल्प से वो उसकी सेंसिंग कर लेता है और वहाँ से आपके चैनल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही आपका एसीज में रहता है, तो इनके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता। जैसे मान लीजिए बीच में वॉल आ जाए रिमोट और टीवी के, तो वहाँ ये वर्क नहीं कर पाएगा। और शॉर्ट रेंज के लिए होता है इंफ्रारेड। सेकंड वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा है रेडियो वेव। इसकी जो रेंज होती है वो इंफ्रारेड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है एंड इट कैन प्रोपागेट इन ऑल डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकती है और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को भी पेनिट्रेट कर सकती है। जनरली रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं हिली एरियाज़ में। इसमें जो आपका 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि हिली एरियाज़ में अगर हमें कनेक्ट करना है, नेटवर्किंग करनी है, तो हम कौन से वायरलेस कनेक्शन का यूज़ करेंगे, तब वहाँ पे हमारा आंसर होता है रेडियो वेव्स। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वॉकी टॉकी, देखे होंगे आपने। तो हिली एरियाज़ में हिल्स होती हैं काफ़ी सारी, तो उस केस में क्या होता है, हमें कोई एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पे जो साउंड है या जो हमारा डेटा है वो प्रोपगेट कर सके, तो उस केस में रेडियो वेव्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है स्टूडेंट्स माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव से थोड़ी कम होती है एंड इट कैन ट्रैवल इन लाइन ऑफ साइट इंस्टेड ऑफ द ब्रॉडकास्ट सिस्टम। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग करना कि एक बार सिग्नल भेजा वो सबको चला गया, लेकिन माइक्रोवेव जो है वो लाइन ऑफ साइट, सिक्वेंशियल लाइन के अंदर काम करती है। रेडियो वेव से इसकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है। जैसे आपने घर पे माइक्रोवेव्स देखे होंगे, उसमें यूज़ होती है इसकी टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग इज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट अनगाइडेड मीडिया है दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इट कम्युनिकेट्स थ्रू रेडियो वेव्स। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का यूज़ होता है ताकि जो अर्थ पे एंटीनाज हैं उनको सिग्नल भेजा जा सके। जैसे कि आपने देखा है हमारे घर पे डिश टीवी होता है या इस तरह के बहुत सारे एंटीनाज हम लगाते हैं, तो उनको जो सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जो स्पेस में सैटेलाइट होती है वहाँ से सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, और जो इन फ्लाइट फ़ोन की कम्युनिकेशन होती है एयरप्लेन्स वगैरह में, उसमें भी हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ होता है। अंडरस्टूड? सो दीज वर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द अनगाइडेड एंड गाइडेड मीडिया। इनमें से स्पेसिफिकली कोई भी एक या दो आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने जितने भी इसमें थे वो सारे डिस्कस कर लिए, तो कोई भी आपके एग्जाम में आए तो इजीली आप उन्हें आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब? हब एंड स्विच बेसिकली ये दोनों डिवाइसेस कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में यूज होते हैं। हब एक ऐसा डिवाइस है, इट इज़ अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, और स्विच इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन डिवाइस। स्विच के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो सेंडर टू रिसीवर होती है, लेकिन हब के अंदर डेटा हमने अगर पर्टिकुलर नोड को भेजा भी है, लेकिन वो जाएगा कहाँ, सभी नोड को। इट सेंड्स द डेटा टू ऑल द कनेक्टेड नोड। मान लीजिए 5-6 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और आपने सबको हब से कनेक्ट किया हुआ है। अब आपने डेटा भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, लेकिन जब हब से डेटा ट्रांसमिट होगा तो वो सभी कंप्यूटर्स के पास जाएगा, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग होगी डेटा की। लेकिन स्विच की अच्छी चीज़ ये है, एडवांटेज है कि जिस पे हम चाहते हैं, जो भी हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, सिर्फ उस पर डेटा जाए, तो ये सिर्फ उसी पे भेजता है, ठीक है। इसीलिए हब को डम स्विचेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पता नहीं लगता कि किसको पर्टिकुलर डेटा भेजना है। लेकिन स्विच इस पर्टिकुलर जो डिसएडवांटेज है इसको ओवरकम कर देता है।
So that is the difference between switch and hub. Understood? Question number 13. Explain the following networking devices. सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस हमसे पूछा गया है राउटर. राउटर आपने देखा है स्टूडेंट्स, राउटर का काम होता है डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे फॉरवर्ड कराना, और ये एक ब्रिज की तरह काम करती है क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकती है. सो दैट इज राउटर. और गेटवे क्या होता है? जैसे कि गेटवे आपने घर पे देखा है, आपके घर का मेन गेट होता है जो एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, वहीं से लोग जाते हैं और वहीं से लोग आते हैं. तो गेटवे क्या करता है? बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है. ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे नेटवर्क के लिए एंट्री या एग्जिट पॉइंट का काम करता है कि दूसरे नेटवर्क से जो डेटा आ रहा है वो गेटवे से पास होके जाएगा और बाहर जाएगा तो उससे अगेन पास होके जाएगा. ठीक है, और ये एक प्रोटोकॉल को दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकता है. दिस इज अगेन द न्यू फंक्शन ऑफ द गेटवे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्किंग डिवाइस है स्टूडेंट्स, दैट इज ब्रिज. ब्रिज जनरली लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ब्रिज क्या करती है? दो एरियाज को कंबाइन करती है. मान लीजिए एक रिवर है, उसके साइड में दो हिल्स हैं, तो किसी को एक हिल से दूसरे प्लेस पे जाना है तो वो कैसे जाएगा? अगर ब्रिज बनी होगी तो उसके थ्रू जा सकते हैं. इसी तरह से डेटा को ट्रांसमिट करना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, या उन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? विल मेक यूज ऑफ ब्रिज. इट कनेक्ट्स द टू नेटवर्क्स टुगेदर, और सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को अलाउ करती है दूसरी साइड जाने में जिनको उसे पता होता है कि किस मैसेजेस को अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना. उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगी होती हैं. दे अलाउ ओनली दोज मैसेजेस दैट नीड टू गो टू द अदर साइड टू क्रॉस द ब्रिज. तो ये हमारी ब्रिज की एडवांटेज होती है. ठीक है, फिल्टर कर लेती है, आप कह सकते हैं एक तरह से डेटा को फिल्टर कर लेते हैं. तो ये हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, राउटर, गेटवे एंड ब्रिज. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाट इज टोपोलॉजी एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. तो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी क्या होता है कि एक नेटवर्क के अंदर हमारी जो नोड्स हैं, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, वो किस पैटर्न में कनेक्टेड है, वो होती है हमारी टोपोलॉजी. स्टार शेप में कनेक्टेड है, बस शेप में कनेक्टेड है, रिंग शेप में कनेक्टेड है, ट्री फॉर्म में कनेक्टेड है, या मैश फॉर्म में कनेक्टेड है. तो जो उनका पैटर्न होता है इंटरकनेक्शन का आपस में एक नेटवर्क के अंदर, वो होती है टोपोलॉजी. और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी. तो स्टार टोपोलॉजी हमारी कौन सी होती है? उसमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और उससे सारे हमारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. यही होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी, स्टार की शेप में ऑफ कोर्स. तो इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसकी ये है कि आपको अगर कहीं पे भी नई नोड ऐड करनी है, मान लो मेरे पास ये 4 नोड हैं, मुझे एक नया कंप्यूटर ऐड करना हो तो मैं इजीली कहीं पे भी कर सकती हूँ. इजीली मुझे पता लग जाता है कि फेलियर या प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, क्योंकि ये नोड्स आपस में तो कनेक्टेड नहीं है. तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो वो वाली जो नोड है या वो वाला कंप्यूटर है वो अफेक्टेड होगा, बाकी सारे मेरे प्रॉपरली काम करेंगे. ठीक है, तो फेलियर को डिटेक्ट करना ईजी है. और अगर कोई नोड फेल हो भी जाती है तो बाकी सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आराम से अपना काम कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एक तो इसकी जो केबलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. हर कंप्यूटर को सेंट्रलाइज कंप्यूटर से अटैच करवाना है, तो इस केस में सबके लिए हमें वायर्स चाहिए, केबल्स चाहिए. तो केबलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई. और इन केस अगर सेंट्रल नोड ही फेल हो जाए, ये जो हमारी सेंट्रल नोड है अगर यही फेल हो जाए, तो इस केस में बाकी सारे कंप्यूटर्स भी अफेक्टेड होंगे. अब ये मेरी ख़राब हो गई तो इससे कनेक्टेड मेरे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो भी सारे क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि इनकी नेटवर्किंग है इसके साथ, और सारी जितनी भी नोड्स हैं वो सेंट्रल नोड के ऊपर कनेक्टेड है. ठीक है, यानी कि अगर ये फेल हो गई तो सब पे अफेक्ट पड़ेगा, तो इसके ऊपर सारे डिपेंडेंट है. तो डिपेंडेंसी जो है वो अच्छी नहीं होती है नेटवर्किंग के अंदर. ऑल्दो किसी केस में होना अच्छी भी है, लेकिन अगर ये फेल हो गई तो वहाँ पे इनको ये बैड तरीके से अफेक्ट करेगी. दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द स्टार टोपोलॉजी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी आर हैविंग इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बस एंड स्टार टोपोलॉजी. अभी हमने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर हैविंग बस एंड स्टार टोपोलॉजी. तो डिफरेंस बिटवीन बस एंड स्टार टोपोलॉजी हमारा क्या है? सबसे पहले है बस टोपोलॉजी में जितनी भी नोड्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द सिंगल केबल, एक ही केबल से कनेक्टेड होती हैं.
लेकिन स्टार टोपोलॉजी में जो नोड्स हैं वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और स्टार टोपोलॉजी के अंदर फॉल्ट्स को डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो भी नोड खराब होगी वो इजीली पता लग जाएगा। लेकिन जो बस टोपोलॉजी होती है स्टूडेंट्स, उसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना इजी नहीं होता। बस टोपोलॉजी कैसे होती है, जैसे ये एक सिंगल केबल है और इस केबल से सारे कंप्यूटर्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। ये एक सिंगल केबल है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ पे ये सिस्टम कनेक्टेड है, इस तरह से। और इन सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, नोड्स कह रहे हैं। तो इसमें फॉल्ट्स को डिटेक्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट द फॉल्ट्स, ठीक है। और बस टोपोलॉजी में सिग्नल्स जो जाते हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं, इस तरह से एक ही लाइन में। लेकिन जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें जो सिग्नल्स हैं वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो सिग्नल यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से वापस भी आ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बस एंड स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। अब 1 मार्क में स्टूडेंट क्वेश्चन आता है, कोई भी दो आपसे फुल फॉर्म्स या एब्रीवेशंस पूछ ली जाती हैं, वो आपको बतानी होती हैं, ठीक है। और कई बार इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है। तो हम दोनों चीज़ों को पढ़ लेते हैं। HTTP stands for हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। और HTTP क्या है, इट्स अ प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से हम इंटरनेट पे वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी वेबसाइट पे रिसोर्सेज होते हैं, वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और जो भी हमारे हाइपर टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, इनको ट्रांसमिट करके यूज़र कोई भी वेब रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होती है, इंटरनेट के ऊपर जो भी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक रूल्स चाहिए होते हैं, वो होती है प्रोटोकॉल। जैसे इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टेंसेस आने चाहिए हमें अच्छे से। इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स का यूज़ होता है, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और हर काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होती है। तो अभी हमने यहाँ कौन सी पढ़ी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट क्या होती है, हाइपर लिंक पढ़े हैं हमने, जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो जिसको हमने क्लिक किया, जिस टेक्स्ट को, उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट से हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहे हैं और हम वेबसाइट के कोई भी रिसोर्स को या वेब पे किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो किसके थ्रू कर पा रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या करती है, दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। और ये चेक करती है कि जो भी आपने मैसेज भेजा है वो सेंडर से रिसीवर कंप्यूटर पे प्रॉपरली करेक्ट फॉर्म में पहुंचा है या नहीं पहुंचा। दैट इज नोन एज TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनेट के ऊपर ईमेल सेंड करने के लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल होती है, दैट इज SMTP, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है वो रिसीव करने के लिए होता है। ऐसे हमारे पास POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो भी रिसीव करने के लिए रहता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। WWW, ये सारी टर्म्स हमारे इंटरनेट से रिलेटेड है, इन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। जो भी हमारे पास इंटरनेट पे पेजेस अवेलेबल हैं, उनको अगर हमें व्यू करना है, सो दैट वर्ल्ड वाइड वेब इज द इंटरनेट इंटरकनेक्टेड सिस्टम। पब्लिक वेब पेजेस जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब एक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जिसकी हेल्प से हम उन वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं। दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज वेब सर्वर। वेब सर्वर स्टूडेंट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, साथ में कुछ और प्रोटोकॉल का भी यूज़ करता है, ताकि वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सके। अब देखिए, क्लाइंट की रिक्वेस्ट, जैसे कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो आपका कंप्यूटर हुआ क्लाइंट कंप्यूटर, और जहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हुआ सर्वर कंप्यूटर। तो वेब सर्वर हम उसी को कह रहे हैं जब हम वेब ब्राउज़र के थ्रू, वेब ब्राउज़र हमारा क्या हुआ, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है।
तो वेब ब्राउज़र के थ्रू जो भी हम सर्च कर रहे हैं ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, और जहाँ से हमें रिक्वेस्ट जो हम सेंड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो कंप्यूटर हमारा क्या होगा, वेब सर्वर होगा। इट डिस्प्लेज द कंटेंट विच इज़ रिक्वेस्टेड बाय द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ने जो भी कंटेंट रिक्वेस्ट किया उसका रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, तो जिस कंप्यूटर से हमें आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वेब सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग विच होस्ट द वेबसाइट फॉर इट क्लाइंट्स। अब हम अपने नॉर्मल डेटा को किस में स्टोर करके रखते हैं, फोल्डर्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में। इसी तरह से जब कंप्यूटर पे बहुत सारी वेबसाइट्स हो जाती हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, उनको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए। ठीक है। तो कोई भी इंटरनेट होस्टिंग जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट को होस्ट करती है, यानी कि आपने वहाँ पे डाल दिया, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में जो दिखाएगा वो कौन करेगा, वेब होस्टिंग सर्विसेज करवाएंगी। ठीक है। तो वेब होस्टिंग सर्विसेज ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं कि आप उस पर कोई भी वेबसाइट क्रिएट करके होस्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो वेबसाइट है वो पूरे वर्ल्ड में सबको दिखाई दे। ठीक है। सो दैट इज नोन एज वेब होस्टिंग। नेक्स्ट टर्म इज यूआरएल। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है? किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का जो एड्रेस होता है ना, दैट इज नोन एज यूआरएल। इसका कैसे होता है फॉर्मेट? टाइप, एड्रेस, पाथ। टाइप स्पेसिफाई करता है सर्वर का टाइप जहाँ पे फाइल लोकेटेड है। जैसे कि आप देखते हैं, आप कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, HTTPS आता है। ठीक है। प्रोटोकॉल का नाम आ जाता है। एड्रेस होता है एड्रेस ऑफ द सर्वर, जैसे कि मैंने लिखा www.amazon.co.in, तो वो उसका एड्रेस हो गया। और पाथ ये बताता है कि सर्वर पे उसकी फाइल की क्या लोकेशन है। ठीक है। तो वो हमारा पाथ में आ जाता है। तो तीन चीजें होती हैं यूआरएल में, टाइप, एड्रेस एंड पाथ। नेक्स्ट होता है हमारा DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज कर देता है। डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम में क्या डिफरेंस है? डोमेन नेम तो हुआ, जैसे मान लो किसी वेबसाइट का नेम है amazon.com. या फिर amazon.co.in। ठीक है। और IP एड्रेस क्या होता है हमारा, नंबर्स की फॉर्म में होता है 192.68.15 इस तरह से। लेकिन हम किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है, हम उसे IP एड्रेस है तो याद रख नहीं सकते, तो इसके लिए उनका एक नाम होता है। तो वो जो नाम होता है, जैसे कि federalbank.com या इस तरह से किसी भी वेबसाइट का नाम है, तो वो उसका डोमेन नेम हुआ। और डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज कर देता है। ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट का जो URL होता है वो उसका क्या होता है, डोमेन नेम। अंडरस्टूड। अब आते हैं स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस के ऊपर, जो कि आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में आ जाती हैं। तो थॉरली आप इन्हें पढ़ लें, इट वुड बी मच गुड इफ you just remember them thoroughly. www stands for World Wide Web. URL stands for Uniform Resource Locator. DNS stands for Domain Name System. WLL stands for Wireless Local Loop. HTML stands for Hypertext Markup Language. XML stands for Extensible Markup Language. HTML में एक प्रीडिफाइंड आपका स्ट्रक्चर होता है, कुछ टैग्स होते हैं, लेकिन XML में आप अपने टैग्स भी बना सकते हैं। ठीक है। GPRS stands for General Packet Radio Service. GSM stands for Global System for Mobile Communication. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. ये प्रोटोकॉल्स के भी फुल फॉर्म्स आ जाती हैं। TCP/IP stands for Transmission Control Protocol Internet Protocol. FTP stands for File Transfer Protocol. VoIP stands for Voice over Internet Protocol. जनरली जो वॉइस कॉल्स होती हैं उसके लिए हमारी प्रोटोकॉल जो यूज होती है दैट इज VoIP. PPP stands for Point to Point Protocol. Then next we are having is Telnet, that is Terminal Protocol. Then SMTP is Simple Mail Transfer Protocol, जिसकी हेल्प से ईमेल सेंड होते हैं. POP is Post Office Protocol, जिसकी हेल्प से ईमेल को हम रिसीव कर सकते हैं. Wi-Fi stands for Wireless Fidelity and WiMAX stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. NIC is नेटवर्किंग डिवाइस में आ गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर आप ये जनरली आपके
कनेक्शंस करने के लिए यूज होता है NIC। एंड ARPANET आपका हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एब्रीवेशंस हैं। These can come in 1 mark questions, 2 abbreviations, half marks each। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स 4 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। अब इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो एक बार सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें हम मॉडेम या सर्वर को कहाँ प्लेस करें। तो मॉडेम या सर्वर हमेशा उस बिल्डिंग में प्लेस होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो, क्योंकि उससे जो कनेक्शन होगा वो बहुत एफिशिएंट होगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मॉडेम और सर्वर को कहाँ प्लेस करें, उस बिल्डिंग में प्लेस करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हों। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन और अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए। वी शुड मेक यूज़ ऑफ फायरवॉल। ठीक है। नेक्स्ट होता है लेआउट हमारा कैसा रहना चाहिए। जब भी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने की बात होती है तो उसे हम या तो स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम बस टोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। 80-20 रूल का फॉलो करना है हमें। ट्रैफिक जो है वो 80-20 रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उनका जो डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। जिसमें से भी डिस्टेंस कम होगा हम उस टोपोलॉजी को ले लेते हैं, विच एवर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि हम हब और स्विच को कहाँ प्लेस करें। हब और स्विच को हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए। दे शुड बी प्लेस्ड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स। हब और स्विच अगर उनसे पूछा जाए कि अगर हमें सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हम किस डिवाइस को यूज़ करें, हमें हब या स्विच का यूज़ करना चाहिए। फिर राउटर को कब यूज़ करना चाहिए, जब भी हमें 2 बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो, देन वी कैन मेक यूज़ ऑफ राउटर। एंड रिपीटर को हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हमारा डिस्टेंस 100 हो या उससे ज़्यादा हो, तो वहाँ हमें रिपीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि सिग्नल्स को हम एम्पलीफाई कर सकें। अब समटाइम्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन मीडियम के बेसिस पे आ जाता है। जब भी आपसे कोई वायर्ड मीडियम पूछा जाए फॉर द फास्टर ट्रांसमिशन, तो आपका एक ही आंसर होगा उसमें, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वायर्ड मीडिया है, दैट इज गाइडेड मीडिया है, और इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है इसका सबसे फास्टेस्ट है एज कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल्स एंड द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अगर आपको लॉन्गर डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करना है तो उसमें आप सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं। हिली एरियाज में करना है तो इसका क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, तो उसमें आप रेडियो वेव्स को यूज़ कर सकते हो। और इकोनॉमिक वायरलेस कनेक्शन करना है जहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव्स को। ठीक है। फिर आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इंटरनेट कनेक्शन करना है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आता है। अगर इकोनॉमिक करना है, ज़्यादा पैसा उसमें ना लगे, दैट इज़ डायल अप। लेकिन डायल अप ध्यान रखना थोड़ा सा स्लो होता है, जो पहले यूज़ होता था आजकल हम ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं। और अगर आपको बिल्कुल फास्टर कनेक्शन चाहिए, आपको उसमें ये नहीं है कि मनी कितना भी लगे लेकिन कनेक्शन फास्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन जो होगा दैट विल बी ब्रॉडबैंड। ठीक है। कई बार क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि इस केस में हम कौन से नेटवर्क को यूज़ करें, तो वो हमें एरिया के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि अगर उसका डिस्टेंस 10 मीटर तक है, एक रूम में है, तो हम पैन को यूज़ कर सकते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर है, अराउंड 1000 मीटर तक है, तो हम लैन को यूज़ कर सकते हैं। एक सिटी के अंदर है, 100 किलोमीटर्स तक है, तो हम मैन को यूज़ करेंगे। और अगर हमें कंट्री या कॉन्टिनेंट्स को स्पैन करना है तो वहाँ पे हमें वैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आप प्लीज़ गो थ्रू कर लें। आते हैं इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, वी हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। अब स्टूडेंट्स इनकी 4 बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक A, B, C एंड D। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स A to B, B to C, C to D, इस तरह से आपको दे रखा है सारी बिल्डिंग्स में डिस्टेंस। हर ब्लॉक के आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी बता रखे हैं। ब्लॉक A में 25, B में 50 एंड देन C में 125 और D में आपके 10। दीज आर द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। Now the question says suggest and draw the cable layout to efficiently connect the various blocks of building within the Noida center for connecting the digital devices। हमें एक केबल लेआउट बनाना है जिससे कि हम वेरियस ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर सकें। 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास A, B, C, D।
जब भी इस तरह से स्टूडेंट्स हमें कनेक्शन करना हो तो या तो हम बस टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे या हम स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें इसके डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। सबसे कम डिस्टेंस को चेक कर लो। A to B 40, सबसे कम 40 है, उसके बाद 70 है A to C, देन हमारे पास है 100 एंड देन वी हैव 120। सो A to B, A to C, B to C एंड C to D। आंसर में आते हैं। इनका जो लेआउट है वो इस तरह से है A to B। तो A to B में देखिए हमारा कितना है, A to B में हमारे पास जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स दैट इज 40 मीटर। सो दिस इज माय 40 मीटर डिस्टेंस, ये हो गया हमारा 40 मीटर। नेक्स्ट हमें दे रखा था A to C था हमारा कम डिस्टेंस दैट वाज 70 मीटर और C to D हमारा था 100 मीटर। A to C is 70 एंड C to D हमारा था 100। तो हमने तीन सबसे कम डिस्टेंस ले लिए और इनको हमने बस टोपोलॉजी में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, 40 प्लस 70 110, 110 प्लस 100 210। तो ये सबसे तीन कम डिस्टेंस हमने ले लिए एंड दिस वे यू हैव टू गिव द लेआउट। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर को आपको कहाँ प्लेस करना चाहिए। अभी हमने पॉइंट्स में पढ़ा कि रिपीटर वहाँ प्लेस होता है जहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है 100 या उससे ज़्यादा हो। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि रिपीटर शुड बी प्लेस्ड बिटवीन C एंड D। C और D में हमारा जो डिस्टेंस है वो 100 है। तो जो ये लेआउट है ना इसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है। वैसे तो आप क्वेश्चन में देखो कि हमारे पास डिस्टेंस 100 से भी ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 150 भी है, 170 भी है और 120 भी है। लेकिन जो हमने लेआउट बनाया है उसके अकॉर्डिंग रिपीटर कहाँ प्लेस करें। उस लेआउट में जो डिस्टेंस 100 या उससे ज़्यादा जा रहा है दैट इज बिटवीन C एंड D, 100 मीटर जा रहा है। तो इस लेआउट के अकॉर्डिंग हम रिपीटर को C और ब्लॉक D बिल्डिंग के बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है। और हब और स्विच को हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए, हर एक ब्लॉक में। ब्लॉक है तो ब्लॉक लिख दो, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख दो। इन ईच ब्लॉक as they will help to share the data packets within the devices of the network in each block, जिसकी हेल्प से जो डेटा पैकेट्स हैं वो आपस में शेयर हो सके। तो स्विच या हब को हम सभी बिल्डिंग्स में सभी ब्लॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच काइंड ऑफ नेटवर्क दैट इज PAN, LAN और WAN will be formed if the Noida office is connected to its head office in Mumbai। अगर हम नोएडा के ऑफिस को मुंबई के ऑफिस से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा कौन सा नेटवर्क वर्क करेगा। तो पैन तो होता है एक रूम के लिए, लैन होता है एक बिल्डिंग के अंदर। अब नोएडा जो है वो एक अलग सिटी में है और मुंबई जो है वो एक अलग सिटी है। तो इस तरह से हमें कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज या सिटीज को आपस में स्पैन करना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वैन। आपने मैन और वैन में कंफ्यूज नहीं होना। मैन जो होता है वो एक ही सिटी के अंदर कनेक्शन के लिए होता है, लेकिन एक से ज्यादा सिटी में जब कनेक्शन करना हो तो हम यूज करेंगे वैन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, which fast and very effective wireless transmission medium should preferably be used to connect the head office at Mumbai with the center at Noida। वेरी फास्ट, दो चीजें देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ोगे वहीं से आंसर मिल जाएगा। वेरी फास्ट एंड इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। तो जब भी हमें फास्ट और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए, वायर्ड होता तो हम फाइबर ऑप्टिक्स को यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में वायरलेस। और फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, सैटेलाइट। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट्स आएंगे जो आपको सॉल्व करने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 से GRK इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स बेंगलुरु ऑफिस सेटअप विद इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली। ये कंपनी है एक GRK इंटरनेशनल, इनका जो बेंगलुरु में ऑफिस है वो उसे दिल्ली के हेड ऑफिस से कनेक्ट करना चाहते हैं। बैंगलोर के ऑफिस जो है वो इट इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 1 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स, एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये बैंगलोर के ऑफिस का सेटअप है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड एरिया में ये स्प्रेड है। तो इसके अंदर 3 ब्लॉक हैं, ह्यूमन रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स। इसे ये कनेक्ट करना चाहते हैं दिल्ली के हेड ऑफिस से। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर। सबका डिस्टेंस आपस में बता रखा है, ह्यूमन रिसोर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन
100 दे रखा है, देन ह्यूमन रिसोर्स टू एकेडमिक्स आपका 65 दे रखा है, एकेडमिक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन आपका 110 है, ठीक है। और दिल्ली हेड ऑफिस से लेके बैंगलोर, ये अलग अलग सिटीज हो गई, तो इसके लिए आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में रहेगा, और बाकी 3 एक ही सिटी में है, इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमारा मीटर में रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड, ये भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स में 155, एडमिनिस्ट्रेशन में 20, एकेडमिक्स में 100 और दिल्ली हेड ऑफिस में 20 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? ह्यूमन रिसोर्स में। तो पूछ रहा है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल ब्लॉक इन द बेंगलुरु ऑफिस टू होस्ट द सर्वर एंड गिव अ सुटेबल रीजन विद योर सजेशन। तो वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा सर्वर को कहाँ प्लेस करना है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो, और कहाँ है? ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग में। तो फर्स्ट का आंसर हमारा ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सजेस्ट द केबल लेआउट अमंग द वेरियस ब्लॉक्स फॉर कनेक्टिंग द ब्लॉक्स अमंग द वेरियस ब्लॉक्स विद इन द बेंगलुरु ऑफिस, यानी कि बेंगलुरु के जो ऑफिस है उसमें जो 3 बिल्डिंग्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए क्या केबल लेआउट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ह्यूमन रिसोर्स में थे, तो सर्वर के लिए ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो जो कनेक्शन है उसके लिए हम मिनिमम डिस्टेंस को चेक करेंगे। मिनिमम डिस्टेंस हमारा है एक तो 65 और एक है हमारा 100। ह्यूमन रिसोर्स है एकेडमिक्स और ह्यूमन रिसोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ हमने चेक किया, ह्यूमन रिसोर्स से एकेडमिक्स 65 और ह्यूमन रिसोर्स से एडमिनिस्ट्रेशन 100। तो ये हमारा लोएस्ट डिस्टेंस हो गया, और ये टोपोलॉजी हो गई हमारी स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये हमारा लेआउट हमने बना दिया। सेकंड पार्ट इज कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं, सजेस्ट अ सुटेबल नेटवर्किंग डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द ब्लॉक essentially required for connecting computers inside the blocks with fast and efficient connectivity। ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस आपने सजेस्ट करना है जो कि हर ब्लॉक में प्लेस किया जा सकता है, और हमने ऊपर पढ़ा था पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि हर ब्लॉक में जो प्लेस किया जा सकता है वो हमारा कौन सा डिवाइस होता है? दैट इज हब और स्विच, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल मीडिया टू प्रोवाइड secure, fast and reliable data connectivity between the Delhi head office and Bangalore office setup। अब ये 2 सिटीज के बीच में अगर हमें फास्ट, सिक्योर और रिलायबल डेटा कनेक्शन करवाना है तो हम उसमें कौन सा यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि वायर्ड चाहिए या वायरलेस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी आंसर दे सकते हैं। और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नॉर्थ में हो गया और आपका बैंगलोर बिल्कुल साउथ में हो गया, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो तो हम सैटेलाइट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स, वैन एंड लैन। वेरी इजी। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। Bias Methodologies is planning to expand their network in India, starting with 3 cities to build the infrastructure for research and development of their chemical products. The company has planned to set up their main office in Pondicherry at 3 different locations and have named their office as Back Office, Research Lab and Development Unit. कहाँ पे सेटअप किया? पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी में इनके 3 लैब्स हैं। कंपनी की एक और कॉर्पोरेट यूनिट भी है जो कि कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। तो ये तो एक सिटी में हो गई 3 बिल्डिंग्स, और ये हो गई बिल्कुल दूसरी सिटी में, दैट इज मुंबई में, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट जो क्वेश्चन आता है वो एक ही एरिया के अंदर 4 बिल्डिंग्स आ जाती हैं, या कई बार इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आ जाता है। अब इनके बीच में हमें डिस्टेंस दे रखा है 110 मीटर, 16 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर। तो रिसर्च लैब से लेके बैक ऑफिस, रिसर्च लैब से लेके बैक ऑफिस का 110 मीटर है। रिसर्च लैब से लेके डेवलपमेंट यूनिट का 16 किलोमीटर है। किलोमीटर में हो गया डिस्टेंस, थोड़ा ज़्यादा हो गया। रिसर्च लैब से लेके कॉर्पोरेट यूनिट, ये हमारी कॉर्पोरेट यूनिट तो है ही हमारी दूसरी सिटी के अंदर, तो उसका डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया 1800। और बैक ऑफिस से डेवलपमेंट यूनिट का 13 किलोमीटर है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस इसमें किलोमीटर में है और कुछ हमारे मीटर में है। In continuation of the above, the company experts have planned to install the following number of computers। अब हमें नीचे क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इस टेबल में सबसे पहले ही आपको देख लेना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। 158 कंप्यूटर्स हैं रिसर्च लैब में। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन, मैन एंड वैन
शुड बी यूज फॉर कनेक्टिंग द ऑफिस फॉलोइंग ऑफिस यूनिट्स। सबसे पहले पूछा है रिसर्च लैब एंड बैक ऑफिस। पिक्चर में देख लेते हैं, रिसर्च लैब एंड बैक ऑफिस। ये मेरी रिसर्च लैब है, ये हमारा बैक ऑफिस है। इनको कनेक्ट करने के लिए हम किस नेटवर्किंग का यूज कर सकते हैं? इनके बीच में डिस्टेंस भी ठीक है 110 मीटर का, ठीक है। तो 110 मीटर का जो डिस्टेंस है, तो इसके लिए तो हम सीधा सीधा क्या यूज कर सकते हैं, लैन की नेटवर्किंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च लैब और बैक ऑफिस के अंदर लैन यूज कर सकते हैं। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा वी हैव बीन आस्क्ड फॉर रिसर्च लैब एंड डेवलपमेंट यूनिट। तो अगर हम रिसर्च लैब और डेवलपमेंट यूनिट की बात करें तो इनके बीच में डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, लेकिन है ये एक ही सिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज 16 किलोमीटर। मीटर में डिस्टेंस होता है 1000 मीटर तक अगर लेके चलें तो वहाँ लैन काम करता है, लेकिन उससे ऊपर अगर डिस्टेंस हो जाए तो वहाँ हमारा मैन चाहिए होगा। है ये एक ही सिटी में, लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर्स में आ गया और 1000 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो हम नेटवर्किंग यूज़ करेंगे दैट विल बी मैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल यू सजेस्ट फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच ऑफ देयर ऑफिस यूनिट्स? आप ये डिवाइसेस को कहाँ पे कनेक्ट करने के लिए सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले स्विच और हब। क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आप कौन सा सजेस्ट करेंगे अगर आपको सारे ऑफिस यूनिट्स में कनेक्शन करवाना है? ओके, इसमें से हमें चूज करना है, स्विच और हब यूज करेंगे, मॉडेम यूज करेंगे, या टेलीफोन को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था, जब भी हमें सारे बिल्डिंग्स में कंप्यूटर्स में कनेक्शन कराना हो तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होता है, स्विच और हब, क्योंकि इनसे एफिशिएंट कनेक्शन हो जाता है और डेटा भी इजीली शेयर हो पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, स्विच और हब। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम विल यू सजेस्ट टू बी प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी for connecting their local office units in Pondicherry for very effective communication? पौंडीचेरी में इनके 3 ब्लॉक्स हैं, उन तीनों को आपस में कनेक्ट करना हो और क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है हाई स्पीड। क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। फॉर वेरी इफेक्टिव हाई स्पीड कम्युनिकेशन क्या यूज करेंगे, टेलीफोन केबल, इथरनेट केबल या ऑप्टिकल फाइबर? और हमें प्रॉपर्टी पता है कि ऑप्टिकल फाइबर की तो होती ही हाई स्पीड कम्युनिकेशन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ कोर्स ऑप्टिकल फाइबर। देन फोर्थ पार्ट क्या कहता है, सजेस्ट अ वायरिंग और केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग द कंपनीज लोकल ऑफिस यूनिट्स लोकेटेड इन पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में जो यूनिट्स लोकेटेड हैं उनको कनेक्ट करना है, उसके लिए एक लेआउट बनाना है। एंड सजेस्ट एन इफेक्टिव मेथड और टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग द कंपनीज ऑफिस यूनिट लोकेटेड इन मुंबई। और जो मुंबई में यूनिट लोकेटेड है उसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं वो भी हमें बतानी है। तो इनके लिए, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको इनका डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। रिसर्च से बैक ऑफिस का डिस्टेंस कम था, और फिर बैक ऑफिस से डेवलपमेंट यूनिट का देख लेते हैं कितना था। रिसर्च से बैक ऑफिस का हमारा डिस्टेंस था स्टूडेंट्स 110 मीटर, ठीक है। और बैक ऑफिस से डेवलपमेंट यूनिट का हमारा कितना था, दैट वाज 13 किलोमीटर, ठीक है। तो इनका ही कनेक्शन कर सकते हैं क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस हमारे यही बन रहे हैं, तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। रिसर्च से बैक ऑफिस से डेवलपमेंट यूनिट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और अगर हम जो कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा मुंबई में, इसको हम पौंडीचेरी वाले किसी भी ऑफिस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी करानी है तो वहाँ पे हम कैसा इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, एक तो होता है हमारे पास डायल अप, एक होता है ब्रॉडबैंड। पढ़ा था हमने अभी पॉइंट्स में। तो डायल अप तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और 2 सिटीज़ के बीच में है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाई स्पीड चाहिए होगी, तो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे ब्रॉडबैंड, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, विच बिल्डिंग इज सुटेबल टू इंस्टॉल द सर्वर विद द सुटेबल रीजन? तो सर्वर का तो हमें पता ही है हम कहाँ प्लेस करते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, रिसर्च लैब के अंदर। सो रिसर्च लैब इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर फॉर दिस नेटवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके 4 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर नेटवर्क पे बेस्ड है स्टूडेंट्स।
किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस यूनिट में से हम सारे कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी करेंगे। तो आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।